प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य और सिद्धांत। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कौन से सिद्धांत हैं। यहाँ सिद्धांत का तात्पर्य ये होगा कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ जो निर्वाचक हैं मतलब मतदाता हैं, तो यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि और मतदाता के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे। इन संबंधों को दो प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जो प्रतिदिन राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको राजनीति विज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, हम गंभीरता से गहराई से राजनीति विज्ञान के अंतः स्थल तक पहुंचकर आपको राजनीति विज्ञान समझा रहा हूं। मैं राजनीति विज्ञान को वास्तविक रूप में सर्वोच्च विज्ञान, वास्तविक शब्दों में कह सकते हैं आप सुप्रीम साइंस, मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान मानते हुए आपको समझाता हूं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आप किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आप सुप्रीम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। सुप्रीम साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को सुप्रीम साइंस किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये क्यों है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। आज तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा पूरी दुनिया में चाहे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हो, तानाशाही शासन प्रणाली हो जिसे स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली भी कहते हैं, और चाहे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, साम्यवादी शासन प्रणाली, भाई पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। और पूरी दुनिया में ही निर्वाचक मतलब मतदाता, निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, इसके आधार पर दो प्रकार के सिद्धांत हैं। इन दोनों पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझा रहे हैं, राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं और निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच किस प्रकार के संबंध हैं। इस संबंध के आधार पर दो प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं, आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। विशेषकर यूपीएससी एग्जाम, नेट एग्जाम में ये जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है और राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्यों के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभिप्राय पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम राजनीतिक प्रतिनिधि की कार्य और इसके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में निर्वाचन प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व के सभी सिद्धांतों को मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। किसके लिए? इसलिए कि आप राजनीतिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं इसको समझ जाएं, इसके बाद में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं इसको समझ जाएं, और इसके बाद में निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं इसको समझ जाएं। ये तीनों बातें ठीक से समझ में आ जाएं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से आप इस वीडियो के अंतर्गत जो राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य और सिद्धांत हैं ये दोनों बातें ठीक से समझ जाएंगे। वैसे तीन बातें होगी, राजनीतिक प्रतिनिधि कहते किसे हैं, एक बात इस डायग्राम से स्पष्ट हो रही, दूसरी बात राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य क्या होते हैं, और यहाँ तीसरी बात है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। ठीक है, आप देखिएगा भाई। सबसे पहले तो सामान्य रूप में ये समझें कि भाई राजनीतिक
प्रतिनिधि कहते किसे हैं? सामान्य सी बात है, विद्यार्थी रटते हैं, परिभाषा रटते हैं। नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधि किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जनता के द्वारा जिस व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की जाती है, जनता के द्वारा जिस व्यक्ति को चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, वह व्यक्ति ही राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। कैसे? इधर देखिएगा, ये डायग्राम से सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने यहाँ नोट किया जनता, फिर राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति, उसके बाद में व्यक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधि, फिर मैंने यहाँ लिखा विधायक, सांसद, फिर यहाँ मैंने नोट किया कार्य, यहाँ नोट किया सिद्धांत। क्या मतलब भाई? वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति को, क्या कह रहा हूँ, वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, चुनाव में भी तो लड़ सकता हूँ, उम्मीदवार मैं भी तो हो सकता हूँ, जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, वह व्यक्ति ही राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। या जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, या जिस व्यक्ति को जनता निर्वाचित करती है, किसके लिए? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए, भाई वही राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। और यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है, तो यहाँ जैसे मैंने नोट किया विधायक और सांसद, यस, तो विधायक और जो सांसद होते हैं, जनता इनको चुन करके तो भेजती है, निर्वाचित ही तो करती है। किस लिए निर्वाचित करती है? कि आप जाइए, हम आपको राजनीतिक शक्ति सुपुर्द कर रहे हैं, आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाइए, यदि आप हमारे हित में कार्य करेंगे तो अगली बार जब हमारे सामने आप आएंगे, भाई सभी देशों में कहीं 4 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष कार्यकाल, तो आप जैसे ही आपका कार्यकाल पूरा होगा और दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, तो हम, यदि आपने, मतलब विधायक सांसद ने, राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हमारे जनता के हित में कार्य किया है, तो हम पुनः आपको चुन करके भेज देंगे। तो यहाँ वास्तव में व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधि, तो विधायक और सांसद क्या है भाई? क्या राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है? लेकिन यहाँ केवल विधायक और सांसद से ही ये तात्पर्य नहीं लेना है। नो, जिनको भी जनता निर्वाचित करती है, जिनको भी जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, वो सभी व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाते हैं। जैसे क्या सरपंच राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है? क्या पंच राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है? यस है। तो जिस भी व्यक्ति को जनता निर्वाचित करती है, किसके लिए? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए, वो राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ नोट किया विधायक और सांसद, ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। तो फिर से दोहराऊं, राजनीतिक प्रतिनिधि किसको कहते हैं? राजनीतिक प्रतिनिधि उस व्यक्ति को कहते हैं, जैसे विधायक व्यक्ति तो है, सांसद व्यक्ति तो है, राजनीतिक प्रतिनिधि उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है। बहुत सामान्य सा अभिप्राय है, मगर इसमें गंभीर बातें सब कुछ सम्मिलित हो गया। क्या? फिर से दोहरा रहा हूं, नोट कीजिएगा। उस व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, या जनता जिस व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित करती है, उसे राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है। अब एग्जाम में कैसे ही प्रश्न पूछे, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। अब देखिएगा, यहाँ चूंकि आज की वीडियो हम 2 बातें ले रहे हैं, ये तो राजनीतिक प्रतिनिधि का अर्थ होगा यहाँ तक तो इसके बाद में मैंने 2 बातें नोट की हैं कि विधायक सांसद, इसके कार्य, मतलब राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधि क्या कार्य करेगा। तो राजनीतिक प्रतिनिधि, विधायक सांसद राजनीतिक प्रतिनिधि तो हैं, तो ये क्या कार्य करेंगे, और जो ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, मतलब विधायक सांसद, इनके क्या सिद्धांत हैं, मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि के क्या सिद्धांत हैं, समझ रहे हैं ना। तो 2 बातें होगी, कार्य और सिद्धांत। तो यहाँ इस पार्ट में हम यहाँ तक कार्य लेंगे और दूसरा ये इसके सिद्धांत देंगे। क्या? प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। 2 पार्ट हो गए, पहला ये कार्य और दूसरा ये सिद्धांत। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, एक विद्वान है डेविड एप्टर, नोट कीजिएगा। डेविड एप्टर ने पूरी दुनिया में, चाहे लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हो, चाहे स्वेच्छाचारी राज व्यवस्था हो, जिसे तानाशाही राज व्यवस्था भी कहते हैं, या सर्वाधिकारवादी मतलब साम्यवादी राज व्यवस्था हो, किसी प्रकार की राज व्यवस्था क्यों ना हो, डेविड एप्टर का कहना है
कि सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं में, मैं पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे स्वेच्छाचारी हो, चाहे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, डेविड एप्टर का कहना है कि सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा, राजनीतिक प्रतिनिधि मतलब विधायक सांसद जिसको जनता चुन करके भेजती है, राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है। डेविड एप्टर ने 3 प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया, नोट कीजिएगा, यह एग्जाम पूछा जाता है। नंबर 1, केंद्रीय नियंत्रण। डेविड एप्टर का कहना है कि वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा, समझ गए ना, राजनीतिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं, जैसे विधायक सांसद भाई हैं, विधायक सांसद, समझ रहे ना, राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा केंद्रीय नियंत्रण से संबंधित कार्य किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, डेविड एप्टर कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे राज व्यवस्था की प्रकृति कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, लोकतांत्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो, हैं, सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था हो, सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा अनुशासन बनाए रखने से संबंधित कार्य किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधि का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह राज व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने का होता है। तो वास्तव में जो अनुशासन बनाए रखने का कार्य है राज व्यवस्था में, वह राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है, और इसे ही डेविड एप्टर ने केंद्रीय नियंत्रण का कार्य कहा है। क्या कहा है? केंद्रीय नियंत्रण का कार्य कहा है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा भाई ये कार्य किया ही जाता है, करना पड़ेगा। राज व्यवस्था में अनुशासन नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली राज व्यवस्था का संचालन ठीक से हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अनुशासन बनाए रखने का कार्य राज व्यवस्था में किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। विधायक सांसद, समझ गए, मैंने एग्जाम्पल दिया है ये तो एक। ठीक है, बाकी इसका मतलब ये नहीं मानेंगे विधायक सांसद आते हैं इसमें, नहीं। जिनका भी जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, चुना जाता है, भाई वो ही राजनीतिक प्रतिनिधि है। यस। दूसरा कार्य डेविड एप्टर क्या बता रहे? गंतव्य निर्धारण। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है गंतव्य निर्धारण। डेविड एप्टर का कहना है कि चाहे पूरी दुनिया में, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं राजनीतिक विज्ञान को एक देश के संदर्भ में नहीं समझा रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को ध्यान में रखते आपको समझाता हूं। गंतव्य निर्धारण, तो पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा, चाहे किसी भी देश की राज व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, किसी भी देश की राज व्यवस्था मतलब चाहे लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हो, स्वेच्छाचारी राज व्यवस्था हो, सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था हो, सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में यदि हम गंभीरता से अध्ययन करें तो सभी जगह, सभी राज व्यवस्थाओं में उनके अपने कुछ मूल्य होते हैं, उनके अपने कुछ गंतव्य होते हैं, उनके अपने कुछ आदर्श होते हैं। यस, भारतीय राज व्यवस्था में आप देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता इत्यादि का जिक्र नहीं किया गया है, समाजवाद का जिक्र नहीं किया गया है। ये हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं। तो इन मूल्यों की प्राप्ति राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा तो की जाएगी। क्यों? क्योंकि यही तो देश के लिए कानून बनाते हैं। तो वास्तविक रूप में गंतव्य निर्धारण का मतलब होता है राज व्यवस्था के लिए जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उन मूल्यों और आदर्शों का निर्धारण भी राजनीतिक प्रतिनिधि ही करते हैं कि राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं, इसका निर्धारण राजनीतिक प्रतिनिधि ही करते हैं, विधायक सांसद। यस, तो गंतव्य निर्धारण का मतलब होता है मूल्य, आदर्श, नियामक का निर्धारण करना। ठीक है। तीसरा बताते हैं डेविड एप्टर, राजनीतिक प्रतिनिधि का कार्य संस्थात्मक साम्य। ध्यान दीजिएगा, संस्थात्मक साम्य। डेविड एप्टर का कहना है कि सभी देशों की राज व्यवस्थाओं में डेफिनेटली निश्चित रूप से संस्थाएं तो होती ही होती हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं, दुनिया भर की संस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर डेविड एप्टर का कहना है कि सभी देशों की राज व्यवस्थाओं में अनेकों संस्थाएं होती हैं और उन संस्थाओं में आपस में उद्देश्यों के आधार पर तनातनी रहती है, खींचतान रहती है। सब संस्थाओं के उद्देश्य एक जैसे थोड़ी ना होंगे, हैं? सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, उद्देश्य अलग अलग हैं। तो हितों में
तनाव होगा हितों में, खींचतान होगी हितों में, विभिन्नता होगी। ऐसी स्थिति में डेविड एप्टर का कहना है कि सभी प्रकार की संस्थाओं में साम्य स्थापित हो, संतुलन स्थापित हो, संस्थाओं में आपसी गतिरोध को दूर किया जाए, संस्थाओं में संतुलन स्थापित हो, यह कार्य राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है कि संस्थाओं में गतिरोध ना हो, सभी संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करें जिससे कि राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन हो सके। इसे कहते हैं संस्थात्मक साम्य। ठीक है, तो डेविड एप्टर पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ये बात बताइए। क्या मतलब? डेविड एप्टर का कहना है कि चाहे राज्य व्यवस्था कोई भी क्यों ना हो, लोकतांत्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो, सर्वाधिकारवादी हो, सभी प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ये 3 कार्य निश्चित रूप में किए जाते हैं, निश्चित रूप में किए जाते हैं। कौन करे ये बात? डेविड एप्टर। अब आपसे एग्जाम की शुरू में प्रश्न पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डेविड एप्टर ने जो राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य बताए 3, और हम ये मान लें कि राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा केवल 3 ही कार्य किए जाते हैं। नहीं, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा अनेकों अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जिसकी चर्चा आगे चल करके एक दूसरे विद्वान आते हैं, A.H. बिर्च। नोट कीजिएगा, A.H. बिर्च ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, जिससे कि सभी प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्यों को ठीक से समझा जा सकता है। A.H. बिर्च का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के सभी प्रकार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? सामान्य कार्य, विशिष्ट कार्य। A.H. बिर्च का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा कुछ सामान्य कार्य किए जाते हैं जो कार्य इन्हें करने ही हैं, और कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा विशिष्ट कार्य भी किए जाते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए, सामान्य कार्य, विशिष्ट कार्य। एग्जाम पूछा जाता है। अब देखिएगा, A.H. बिर्च का कहना है कि वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा 3 प्रकार के सामान्य कार्य किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सामान्य कार्य किए जाते हैं, जैसे विधायक, सांसद, राजनीतिक प्रतिनिधि। अब यहाँ इसका भावार्थ भी ये है, केवल लोकतांत्रिक नहीं बल्कि चाहे कैसी भी राज्य व्यवस्था क्यों ना हो, किसी न किस रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ये कार्य किए ही जाते हैं। किसी प्रकार की राज्य व्यवस्था का मतलब लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, सर्वाधिकारवादी। तो ध्यान दीजिएगा, A.H. बिर्च 3 प्रकार के सामान्य कार्य बता रहे हैं राजनीतिक प्रतिनिधि के। राजनीतिक प्रतिनिधि, विधायक, सांसद। नंबर 1, लोकप्रिय नियंत्रण। नोट कीजिएगा, लोकप्रिय नियंत्रण। A.H. बिर्च का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधि का सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण कार्य लोकप्रिय नियंत्रण का है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेज रही है, इनको राजनीतिक शक्ति सुपुर्द कर रही है, तो कहीं ये सरकार मीन्स कार्यपालिका, कहीं ये सरकार मनमाना व्यवहार ना करने लग जाए, इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधि ही सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। कैसे रखते हैं? अगर सरकार के द्वारा जनहित में कार्य नहीं किया जाता है तो सरकार मतलब मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ये नोट कीजिएगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता है। इसके लिए आप देखेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थी, मेरी सभी वीडियो को आप गहराई से देखिएगा, संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान समझ में आएगा आपके में। दूसरा है नेतृत्व देने से संबंधित। A.H. बिर्च का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधि ही वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है, पॉलिटिकल सिस्टम का नेतृत्व करता है। क्यों करता है नेतृत्व? क्योंकि वास्तविक रूप में जनता इन्हें चुन करके भेजती है, जनता इन्हें राजनीतिक शक्ति देती है, तो इसलिए वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का नेतृत्व करना ये राजनीतिक प्रतिनिधि का कार्य है। तीसरा है व्यवस्था बनाए रखना। A.H. बिर्च का कहना है
कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी राजनीतिक प्रतिनिधि का ही होता है। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको चुन करके भेजा है, जनता ने इन्हें राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है। जब जनता ने इन्हें राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है तो राज्य व्यवस्था में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? राजनीतिक प्रतिनिधि ही करेंगे। इसलिए एच बिर्च ने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के 3 सामान्य कार्य बताए हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, लोकप्रिय नियंत्रण, नेतृत्व देने से संबंधित और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित, जो कि अपने आप में भी स्पष्ट हैं। मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इधर आइए, दूसरा विशिष्ट कार्य बता रहे कौन? देखिएगा इधर, एच बिर्च ने राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 सामान्य कार्य, जो कि मैंने समझा दिया। दूसरा क्या? विशिष्ट कार्य। अब विशिष्ट कार्यों में एच बिर्च कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। यहाँ इन्होंने 8 कार्य बताए। नोट कीजिएगा 8। नंबर 1 अनुक्रियात्मकता का कार्य। ध्यान दीजिएगा, अनुक्रियात्मकता का कार्य। अनुक्रियात्मकता का तात्पर्य होता है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह वास्तविक रूप में जनमत, लोकमत, जनहित का ध्यान रखता है। अगर सरकार के द्वारा जनहित में नीतियां नहीं बनाई जाती हैं तो राजनीतिक प्रतिनिधि ही इसका विरोध करता है। इसलिए सभी जगह, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में, वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही जनमत, जनहित को ध्यान में रखा जाता है। इसे ही अनुक्रियात्मक कार्य कहा जाता है। और ये कार्य कौन करता है? राजनीतिक प्रतिनिधि करता है। ठीक है। दूसरा जवाबदेही का कार्य। ध्यान दीजिएगा, जवाबदेही का कार्य। जनता ने राजनीतिक प्रतिनिधि को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है। जनता ने इस व्यक्ति को चुन करके भेजा है, विधायक सांसद को चुन करके भेजा है, राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है ना। तो वास्तविक रूप में यदि सरकार मनमाना आचरण करती है तो इसके उत्तरदायित्व किसका है? जवाबदेही किसकी होगी? राजनीतिक प्रतिनिधि की होती है। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष, सब देश में अलग अलग है कार्यकाल, 4 वर्ष 5 वर्ष बाद में जैसे ही ये मत देने के लिए जनता के सामने जाएंगे तो जनता हिसाब मांगेगी, आपने क्या किया है हमारे लिए, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा जवाबदेही का कार्य किया जाता है। जवाबदेही का कार्य विधायक सांसद। जवाबदेही का क्यों? क्योंकि जनता ने इनको चुन करके भेजा है, जनता ने इनको राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है। तीसरा, नेताओं को शांतिपूर्वक ढंग से बदलने का कार्य। नेताओं को शांतिपूर्वक ढंग से बदलने का कार्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत नेताओं की अदला बदली की जाती है। आप देखिएगा, सरकार ठीक से कार्य नहीं करती है तो मंत्री मंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर जो है मंत्रिमंडल में ही फेरबदल किया जाता है अगर ठीक से कोई मंत्री कार्य नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में देखा जाए तो आपने देखा होगा, जैसे मैं भारत को उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली है, तो क्या हमारे राष्ट्रपति को जो है समय से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? महाभियोग के आधार पर। तो महाभियोग कौन लगाते? जनता के प्रतिनिधि तो लगाते, राजनीतिक प्रतिनिधि तो लगाते हैं भाई। संसद के सदस्य तो लगाएंगे, तो संसद के सदस्य कहाँ से आते हैं? जनता चुनती है, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष, कोई अलग बात है। ठीक है। परंतु मूल बात यहाँ ये आ रही है कि भाई नेताओं को शांतिपूर्ण ढंग से बदलने का कार्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। चौथा है नेतृत्व का कार्य। इधर भी आगे थी ये बात, नेतृत्व का कार्य। भाई राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का नेतृत्व किया जाता है। वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही मूल्य, आदर्श, मानक तय किए जाते हैं और इस आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधि ही वास्तविक रूप में नेतृत्व से संबंधित कार्य करता है। पांचवा है उत्तरदायित्व का कार्य। वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि ही जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है। राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है तो वास्तविक रूप में सरकार जनहित में कार्य करे, इसका ध्यान राजनीतिक प्रतिनिधि ही रखते हैं। इसलिए कहेंगे आप उत्तरदायित्व का कार्य। छठा है औचित्यता बनाए रखने का कार्य। वास्तविक रूप में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था जब तक वैधता को प्राप्त नहीं होती है
तब तक वह ठीक तरीके से संचालित नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा राज्य व्यवस्था को, तब तक वहाँ बल के आधार पर शासन किया जाएगा। और जैसे ही जनता का समर्थन राज्य व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसे वैधता मिल जाती है, औचित्यता प्राप्त हो जाती है, तो उस देश की राज्य व्यवस्था को वास्तविक रूप में बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ राज्य व्यवस्था को वैधता या औचित्यता प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, कौन करते हैं? राजनीतिक प्रतिनिधि तो करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने इन्हीं को तो राजनीतिक शक्ति सुपुर्द की है, यही तो वैधता है भाई। राज्य व्यवस्था को जनता की सहमति देना ही तो वैधता है या नहीं? तो विशेषकर ये लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है। हालांकि तानाशाही शासन प्रणाली में भी कोई भी नेता क्यों ना हो, वो भी ये तो चाहेगा कि जनता का समर्थन तो प्राप्त कर लिया जाए, चाहे औपचारिक रूप में ही, दिखावे के रूप में ही चुनाव हो, लेकिन जनता का समर्थन तो प्राप्त किया ही जाता है। अगला क्या है? 7वां, समर्थन या सहमति उपलब्ध कराने का कार्य। वास्तविक रूप में जनता से समर्थन प्राप्त करने का कार्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही वास्तविक रूप में सरकार जो कानून बनाती है, जो नीतियां बनाती है, उन नीतियों की वैधता या समर्थन या औचित्यता प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। कौन करता है कार्य? राजनीतिक प्रतिनिधि ही करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि जनता को अवगत कराता है कि वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो जनहित में है, जनहित के विरुद्ध नहीं है। तो यह कार्य विशेषकर किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए आप कहेंगे राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा समर्थन या सहमति उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। और 8वां है दबाव शमन का कार्य। नोट कीजिएगा, दबाव शमन का कार्य। भाई सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के सामने किसी न किसी रूप में चुनौतियां आती रहती हैं। राज्य व्यवस्था के ऊपर प्रेशर, दबाव भी आता रहता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के ऊपर जो दबाव आ जाता है, उस दबाव को कम करने का कार्य भी राजनीतिक प्रतिनिधि ही करते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधि ही जनता को अवगत कराते हैं कि इस समय आपकी सभी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी कमजोर है। इसी के साथ में राजनीतिक प्रतिनिधि सरकार को अवगत कराते हैं कि जनता की ये कुछ तीव्र मांगें हैं जिनको कि पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जनता की मांगों को स्वीकार कर लेती है और जो अनुचित मांगें होती हैं उनको दृढ़ता से ठुकराया भी जाता है। तो यहाँ पर जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई जाती है वह राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा ही निभाई जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के ऊपर जो दबाव आते रहते, प्रेशर आते रहते हैं, उन दबावों को कम करने का कार्य किया जाता है, जो कि सबसे अहम महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के ऊपर सीमा से ज़्यादा दबाव आ जाते हैं तो उस राज्य व्यवस्था के पतन का संकेतक है। ये क्या कह रहा हूँ? उस राज्य व्यवस्था के पतन का संकेतक है। जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डीके का सिद्धांत दिया था, मैं उसी बात को यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। वास्तव में जब किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है दबाव आ जाता है तो आप सैमुअल पी हंटिंगटन के शब्दों में कह सकते हैं कि उस राज्य व्यवस्था का पतन हो सकता है। तो राज्य व्यवस्था को पतन होने से बचाएं, यह कार्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। ये हो गए किसके अनुसार? A.H. बिर्च के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि के विशिष्ट कार्य, जिसकी संख्या मैंने 8 नोट किए। 8 बिंदुओं के आधार पर समझा दिया है। मेरे पुराने से प्यारे विद्यार्थियों, अब इनसे बाहर राजनीतिक प्रतिनिधि के कोई कार्य शेष रहते ही नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। नोट कीजिएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये विशेषकर एग्जाम पूछा जाता है और मैंने देखा विद्यार्थियों की इसकी जानकारी होती ही नहीं है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मतलब क्या है। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे भाई? सीधी सी बात है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का यहाँ तात्पर्य ये होगा, मैंने नोट भी कर दिया, ये होगा, क्या होगा कि प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ कैसे संबंध हों। क्या कह रहा हूं? प्रतिनिधियों के, प्रतिनिधि हो गए, प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ, ये निर्वाचक हो गए, जनता मतदाता हो गए, प्रतिनिधियों के निर्वाचकों के साथ संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के सिद्धांतों की बात की जाती है। मतलब निर्वाचक मतलब जनता, मतलब मतदाता, मतलब निर्वाचकों के राजनीतिक प्रतिनिधि, जनता जिनको चुन करके भेजती है, राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं,
ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के संबंध हैं, इसे ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहा जाता है। अब इस आधार पर मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि और निर्वाचक के पारस्परिक संबंधों के आधार पर विद्वानों ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। नोट कीजिएगा, दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। नंबर एक आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और दूसरा है आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला क्या है, आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, पूरा लिखिएगा, आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आदिष्ट प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में निर्वाचक मतदाता, निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच कैसे संबंध होंगे, इसकी चर्चा करते। कैसे संबंध होंगे, मैंने नोट किया यहाँ, निर्वाचकों के आदेश के अनुसार कार्य होगा। यहाँ मतलब आदिष्ट प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में वास्तविक रूप में जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो राजनीतिक प्रतिनिधि निर्वाचकों के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। मतलब आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि जो निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं निर्वाचकों के आदेश के अनुसार कार्य करता है। यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने जनता से जो वादे किए हैं, जो घोषणा की है, जनता के सामने जो बातें कही हैं कि आप हमें अपना मत दीजिएगा, हम आपकी ये मांगे पूरी कर देंगे, परंतु वास्तविक रूप में जनता के सामने जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है महत्व? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो निर्वाचक हैं, निर्वाचकों के आदेश के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि को कार्य करना पड़ता है। यह सिद्धांत अवैधानिक सिद्धांत है, यह सिद्धांत अमान्य सिद्धांत है, यह सिद्धांत तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि पर तो पहले से ही नियंत्रण बहुत होता है। किसका? राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल के अनुशासन में कार्य करना पड़ता है। और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिनिधि को जनता के अधीन कर दिया जाए, मतदाताओं के अधीन कर दिया जाए, निर्वाचकों के अधीन कर दिया जाए, तो फिर ये बेचारे क्या निर्णय ले सकते हैं? इसलिए आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत एक तर्क संगत सिद्धांत नहीं है, अतर्क संगत सिद्धांत है। समझ गए? इसलिए आज पूरी दुनिया में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है। फिर से कह रहा हूं, आदिष्ट प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, राजनीतिक प्रतिनिधि विधायक सांसद, जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह निर्वाचक मतलब मतदाता मतलब जनता, निर्वाचकों के आदेश के अनुसार कार्य करता है। इसमें आप देखिएगा, क्या वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के आदेश के हिसाब से कार्य करता है? नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो राजनीतिक प्रतिनिधि कहीं स्वतंत्र ही नहीं है। भाई एक तरफ तो राजनीतिक दल के अनुशासन में रहना है और दूसरी तरफ जनता के आदेश के अनुसार भी कार्य करे, तो फिर राजनीतिक प्रतिनिधि की क्या भूमिका होगी? शून्य भूमिका है, स्वतंत्र रूप में कार्य कर ही नहीं सकता। दूसरा सिद्धांत क्या है? आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, नाम से स्पष्ट हो रहा है, आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रतिनिधि निर्वाचकों के अभिकर्ता मात्र नहीं रहते हैं। मतलब यहाँ जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचक या मतदाता के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। उनके केवल एजेंट मात्र नहीं होते हैं, उनके केवल अभिकर्ता मात्र नहीं होते हैं, बल्कि वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। वास्तविक रूप में यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह सिद्धांत तर्क संगत लगता है। कौन सा? आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप में कार्य करता है, उसके ऊपर पहले से राजनीतिक दल का प्रतिबंध है, परंतु जनता के आदेशों के अनुसार यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि कार्य नहीं करता है। इसलिए यह तर्क सम्मत सिद्धांत है, जबकि ये अतर्क सम्मत सिद्धांत है। कौन सा? आदिष्ट प्रतिनिधित्व। ठीक है, दोनों सिद्धांत समझ में आ गए। फिर से कह रहा हूँ, आदिष्ट प्रतिनिधित्व का सिद्धांत में तो क्या होता है? यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के इशारे, जनता के
आदेशों के हिसाब से कार्य करता है। यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि आदेशहीन प्रतिनिधित्व के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के इशारे पर कार्य नहीं करता है, जनता के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करता है, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। वो एक अलग बात है कि राजनीतिक दल के अनुशासन में तो ये कार्य करेगा, परंतु वास्तविक रूप में यहाँ जनता के आदेश के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि कार्य नहीं करता है। यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधि निर्वाचकों का केवल एजेंट, अभिकर्ता मात्र नहीं होता है, बल्कि विवेक के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की जब चर्चा की जाती है तो वास्तविक रूप में आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की तरफ सम्मत है। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं वहाँ पर आदेशहीन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के आदेश के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। जनता के सामने जो वादे किए हैं उन वादों को राजनीतिक दल के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाता है, जनता के इशारे पर कार्य नहीं किया जाता है। क्लियर? तो ये राजनीतिक प्रतिनिधि के दो सिद्धांत हो गए, आदेश प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, आदेशहीन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। समझ गए? मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो क्लास में हमने आपको राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत समझाए हैं। ये ठीक से समझ में आ गया होगा। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को आपको ठीक से समझना है। पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा क्या क्या किए जाते हैं, पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत, आदेश प्रतिनिधित्व और आदेशहीन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मैं आशा करता हूँ ये दोनों बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।